Now we are going to study relationship between voltage and current. क्या वोल्टेज और करंट में कोई भी लेना देना है या नहीं? ठीक है, everybody mute yourself. Okay, so एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, कि क्या वोल्टेज और करंट में कोई भी रिलेशन है, लेना देना है। तो ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था जॉर्ज ओम ने। ठीक है, जॉर्ज ओम, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ओम्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एम है, हर एक्सपेरिमेंट एम से शुरू होती है। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, एम है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, V और I के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ओके, अगला है हमको मटेरियल में हमको क्या क्या चीजें यूज करनी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करें तो साधन तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होगा, साधन बिना काम कैसे होगा। तो हमको चाहिए एक, पहली चीज चाहिए 0.5 मीटर निक्रोम वायर। निक्रोम वायर हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिंबल में, आधे मीटर लंबा हमको निक्रोम वायर लेना है। निक्रोम वायर जो होता है वो एक एलॉय से बना हुआ है, दो एलॉय, दो मेटल्स का मिक्सचर है, निकल एंड क्रोमियम, इसलिए इसको कहा जाता है निक्रोम वायर। तो आधा मीटर बड़ा निक्रोम वायर हमको लेना है। ठीक है, तो दैट इज 0.5 मीटर निक्रोम वायर। फिर दूसरी चीज चाहिए हमको कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग हम कॉपर वायर ले लेते हैं, तो कनेक्टिंग कॉपर वायर्स। ठीक है, फिर हमको 1.5 वोल्ट के 4 इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। सेल मतलब जो आप लोग रिमोट में यूज करते हो, वो 1.5 वोल्ट के 4 चाहिए, ताकि टोटल 6 वोल्ट हो जाए। फिर आपको करंट मेजर करने के लिए ए मीटर चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, और सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच चाहिए, स्विच या तो की। इतना मटेरियल आपको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले आप आधा मीटर निक्रोम वायर लोगे, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पे ही आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज कम हो रहा है, और उसकी लेंथ भी अपने आधा मीटर ही रखी है। निक्रोम वायर जो है, निक्रोम एक मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टिव वायर है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें होता है, इसीलिए निक्रोम वायर एक स्पेशल एलॉय से बनता है ऑफ निकल एंड क्रोमियम, वो हम यूज करेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस सबको जोड़ के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देंगे। दैट इज सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हमको ये सारी चीजों को जोड़ना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में हम सारी चीजों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लिया था वो लिए थे 4 सेल। ठीक है, तो मैं जरा रेड में बनाता हूँ, 4 सेल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। फिर हम, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर हम कंडक्टिंग वायर लेंगे। ठीक है, हमने देखो इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, अब ये कनेक्टिंग कॉपर वायर ले लेते हैं। ये कॉपर वायर है और उसको जोड़ेंगे ए मीटर के साथ। तो दिस इज ए मीटर का सिंबल ए होता है। ठीक है, और फिर हम आधा मीटर निक्रोम वायर मतलब रेजिस्टेंस लेने वाले हैं, उधर ये भी ले लिया। ठीक है, और सर्किट को चालू बंद करने के लिए स्विच लेंगे, तो ये भी ले लिया। ठीक है, और
रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर लगाना है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर, हमेशा याद रखना वोल्ट मीटर जो होगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा, कभी भी सीरीज में नहीं होगा। और ए मीटर हमेशा सीरीज में होगा। ये ए मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में है। अब सीरीज और पैरेलल आप थोड़ा बाद में समझोगे, ठीक है। लेकिन अभी आप देख लो ये एक ही लाइन में आता है, मतलब ये 1 2 3 और 4 ये चारों चीज सीरीज में है और ये एक अलग रास्ता जाता है तो वो पैरेलल है, ठीक है। अब आप प्लस के साथ, आपको प्लस ये चीज में ध्यान रखना कि प्लस के साथ प्लस ही होना चाहिए। ये प्लस है तो इधर प्लस के साथ जोड़ना है, ये माइनस है तो माइनस के साथ जोड़ना है, ठीक है। सिमिलरली ये इधर भी प्लस ही आएगा और इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल स्विच है, तो स्विच का तो कोई प्लस माइनस होता ही नहीं है और रेजिस्टेंस का भी नहीं होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब बल्ब, पंखा, लाइट, मोबाइल का चार्जर, ये सब रेजिस्टेंस है। तो उसके भी दो छेड़े होते हैं, ठीक है, वो भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। अब ये सारी सर्किट हमने लगा दी, ठीक है। जब आप ये चीज प्रैक्टिकली करोगे, और प्रैक्टिकली कब करने वाले हो, अच्छा ये वोल्ट मीटर भी मैंने लगा दिया है तो मैं वोल्ट मीटर भी क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हमने दी थी सारी चीजें हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। लेकिन मतलब जब आप 12th में आओगे तो आपको ये ओम्स एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की लैब में जाके करना होगा। तो फिजिक्स की लैब में क्या होता है कि सर या टीचर जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई ये सर्किट डायग्राम आपके सामने होगी, बोलेंगे सारे कंपोनेंट्स में से जोड़ दो, जोड़ के रखो, चालू मत करना, ठीक है। क्यों चालू नहीं करना, क्योंकि अगर गलती से आपने ए मीटर को उल्टा कनेक्ट कर दिया, मतलब प्लस के साथ माइनस दे दिया, माइनस के साथ प्लस दे दिया, या वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका ए मीटर, वोल्ट मीटर ये उड़ सकता है, खराब हो सकता है। तो इसीलिए टीचर हमेशा आपको बोलेगी भाई आप सर्किट खाली जोड़ दो, जोड़ने के बाद मुझे बुलाओ, मैं चेक करूंगी। तो चेक करने के बाद ही आपको बोलेगी कि चलो अब हम स्विच चालू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये है सर्किट ऑफ ओम्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये सर्किट जो दिख रही है आपको ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमको इसका ऑब्जर्वेशन लेना है। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि हमको वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखना है। वोल्ट मीटर से आपको वोल्टेज की वैल्यू पता चलेगी, ए मीटर से आपको ए मीटर की वैल्यू, करंट की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। मान लो वोल्टेज हम डबल करते हैं और करंट भी डबल हो जाता है, और वोल्टेज अगर 4 गुना बढ़ाते हैं और करंट भी 4 गुना बढ़ जाता है, मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर वोल्टेज बढ़ने से करंट आधा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। लेकिन अगर वोल्टेज के कम ज्यादा होने से करंट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब ये कि वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब 3 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, voltage and current are inversely proportional, और voltage and current there is no relation। तो वो तो हम ऑब्जर्वेशन में जब वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, एक रीडिंग लेंगे, तभी हमको पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक नंबर ऑफ रीडिंग का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। फिर हम वोल्टेज रखते हैं, फिर हम करंट रखते हैं, और फिर हम V और I का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और कॉलम आएगा नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स का ले लेते हैं, तो अपनी जगह बड़ी बच जाएगी। नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमने 4 सेल लिए ना। अब देखो क्या बोला है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल लगाते हैं। ये जो आपको 4 दिख रहे हैं उसकी हमें एक सेल लगाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। देखो ये जिसमें टपका गया तो स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब स्विच ऑन होगा तो करंट भागेगा, करंट मिलेगा प्लस से आई, ए मीटर में जाएगा, रेजिस्टेंस में भी जाएगा, वोल्ट मीटर में भी जाएगा, और वापस से पूरी सर्किट में करंट आई विल फ्लो। स्विच ऑन हुआ है, ये पॉइंट करने का मतलब होता है आपने स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। तो स्विच ऑन होते ही सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब जब आप एक सेल लगाओगे तो एक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन आपको जो वोल्ट मीटर है वो अप्रोक्सीमेटली रीडिंग बताएगा 0.4 वोल्ट,
0.4 वोल्ट की रीडिंग बताएगा। ठीक है, 0.4 वोल्ट ये मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप कौन सा वोल्ट मीटर लेते हो, कौन सा वायर लेते हो, सब उस पर डिपेंड होता है, लेकिन ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ कि वोल्टेज जो है वो 0.4 वोल्ट है और करंट जो है वो है 0.1 एम्पीयर। ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, लाइव एक्सपेरिमेंट मतलब हमको ये लेबोरेटरी में जाके खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में भी ये पूछते हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट पूछते हैं, आपके टेबल पे बहुत सारे ये सारे इक्विपमेंट पड़े होंगे, आपको ये पूरा कैलकुलेट करके देना है। ओके, तो 0.4 और 0.1 है। फिर हम क्या करेंगे, एक की जगह पे 2 सेल लगाते हैं। जब 2 सेल किया मतलब पहले इनपुट 1.5 वोल्ट का था, अब इनपुट 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का हो जाएगा। 3 वोल्ट के सामने थोड़ा रेजिस्टेंस वोल्टेज खा जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज पहुंचेगा खाली 0.8 वोल्ट। रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देगा, मतलब एनर्जी। जैसे आप जाते हो, एक्टिवा लेके जाते हो, जब आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो, लेकिन जैसे ही बम्प आता है आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बम्प है। ठीक है, ये मतलब सर्किट का बम्प है। जैसे ही बम्प आएगा आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ कम हो गए। तो वोल्टेज ऐसे 0.4 का डबल हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने इनपुट पहले 1.5 वोल्ट दिया था, अब 3 वोल्ट दे रहे, तो 3 वोल्ट के सामने 0.8 वोल्ट मिल रहा है वोल्टेज, और करंट 0.2 एम्पीयर हो रहा है। मतलब पहली 2 रीडिंग से मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डबल हो रहा है, 0.4 से 0.8 हो रहा है, तो करंट भी डबल हो रहा है, 0.1 से 0.2 हो रहा है। तो क्या लगता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा लग रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, इनवर्सली लग रहा है, कि कुछ पता नहीं चल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली हाँ, जब एक चीज बढ़ती है और उतने ही रेशियो में दूसरी चीज बढ़ती है, तो फिर ऐसे रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और हमने यही देखा कि वोल्टेज जैसे डबल हो रहा है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, डबल की बात कर रहा हूं, तो करंट भी डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, 4 सेल हमने इसीलिए लिए ताकि 4 रीडिंग ले लें। ठीक है, तो एक्यूरेसी पता चले। चलो अब हम 3 सेल लगाने वाले हैं। ठीक है, 3 सेल मतलब 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 4.5। 4.5 के सामने रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्ट मीटर आपको बताता है 1.2 वोल्ट का रीडिंग। 4.5 का इनपुट है, लेकिन वोल्ट मीटर आपको 1.2 बताता है, बाकी का 3.3 लॉस्ट हो गया, एनर्जी कम हो गई। जैसे स्पीड 80 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी, बम्प आते ही 30 की स्पीड पे आप आ गए या 20 की स्पीड पे आ गए, वैसे ही कुछ वोल्टेज में हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज कम हो रहा है, और उसी प्रोपोर्शन में करंट भी, जहाँ पे ज्यादा आ रहा था 5 एम्पीयर की सर्किट थी, ठीक है, तो उसको सामने से 0.3 एम्पीयर आ रहा है। और जब हम 4 सेल को कनेक्ट करते हैं तो 1.6 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 1.5 तो टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 वोल्ट के सामने 1.6 वोल्ट है, और करंट है 0.4 एम्पीयर। और इस तरह से आपके सामने ये 4 रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने ये 4 रीडिंग आ जाएगी, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। इससे क्या पता चलता है कि वोल्टेज जब 3 गुना बढ़ता है, 4 3 12, तो करंट भी 3 गुना बढ़ता है, 1 3 3। 4 वोल्टेज जब 4 टाइम्स बढ़ता है, 4 4 16, करंट भी 4 टाइम्स बढ़ता है, 1 4 4। वोल्टेज जब डबल होता है, 4 2 8, करंट भी डबल होता है, 1 2 2। इसका मतलब दोनों का रिलेशन कैसा लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है। अब लास्ट में हमको रेशियो निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू का और करंट की वैल्यू का रेशियो निकालते हैं। चलो, वोल्टेज कितना था, 0.V/I करते हैं, V/I, इसका मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1। अब देखो, इसका 10 नीचे लेके आएंगे, इसका 10 ऊपर लेके जाएंगे, तो 10 10 तो कट ही हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 4/1, मतलब आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4। ठीक है, यस सर। वैसे ही इधर इसका भी रेशियो निकालेंगे, V/I, मतलब 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट कट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 8/2। 8/2 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। 4। यहाँ पे V/I करते हैं, 12/10, 3/10 कैसे होगा, 4 है। मतलब ये V/I का जो रेशियो है, इसी का स्पीकर
कौन है? वंश पटेल। तो पता चलेगा। तो इसका मतलब ये कि v अपॉन आई का आंसर 4 आता है। 4 आने का मतलब क्या हुआ कि v अपॉन आई का जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। आया समझ में? v अपॉन आई का रेशियो क्या हुआ? कांस्टेंट। ठीक है। चलो अब ग्राफ के हिसाब से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ v वर्सेस i, वोल्टेज वर्सेस करंट का एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। तो फिर दिस इज v वर्सेस i का ग्राफ बनाते हैं। इधर हम करंट रखते हैं i और इधर रखते हैं v। v जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, i जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। i v पे डिपेंडेंट है, इसीलिए i को y एक्सिस पे रखा है और v को हमने x एक्सिस पे रखा है। ठीक है। अच्छा, इधर इन्होंने उल्टा किया है, तो हम भी वही कर देते हैं। ये v हो जाएगा और ये i हो जाएगा। ठीक है। v अपॉन i। अब आप रीडिंग अगर देखते हो तो जो वोल्टेज है वो 0.4 का रेशियो है। मतलब मैं क्या लेता हूँ? इधर 0 लेता हूँ, इधर 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6, 2.0। वैसे करंट 0.1 0.1 से बढ़ रहा है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब मैथ्स में आपने बहुत ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है। बड़ी बड़ी ग्राफ बुकें खरीदी। ठीक है। 20-20, 25-25 ग्राफ बनाए। होमवर्क भी बहुत किया। तो अब एक छोटा सा ग्राफ आपको साइंस में बनाने पाएगा तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। आपको ग्राफ प्लॉट करना आता ही होगा। वोल्टेज यहाँ पे 0.4 है। ठीक है। और करंट 0.1 है। तो पहला कोऑर्डिनेट ये होगा 0.4 और 0.1 वाला। पहला कोऑर्डिनेट इधर होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट 0.8 के सामने 0.2 है। तीसरा कोऑर्डिनेट 1.2 के सामने 0.3 है। चौथा कोऑर्डिनेट 1.6 के सामने 0.4 है। अभी चारों पॉइंट को जोड़ देते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? सीधा बनता है क्या आड़ा टेढ़ा बनता है? zigzag बनता है? सीधा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। अब हमने लगभग सारा काम खत्म कर दिया है और जब एक्सपेरिमेंट हम एंड करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? कंक्लूजन। चलो सबसे पहला कंक्लूजन हम सोचते हैं क्या होगा कंक्लूजन। पहली बात तो ये बताओ कि ये ग्राफ कैसा लगा तुमको? पहले ग्राफ के बारे में बताओ। ये ग्राफ कैसा लगा? स्ट्रेट लाइन लगा कि आड़ा टेढ़ा लगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहला कंक्लूजन ये होगा कि v वर्सेस i ग्राफ इज लीनियर ग्राफ, या स्ट्रेट लाइन भी देख सकते हो। v वर्सेस i ग्राफ इज लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकेंड क्या लगा? वोल्टेज और करंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे जैसे कुछ पता नहीं चल रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज जब डबल हो रहा है तो करंट भी डबल हो रहा है। तो इसके लिए वोल्टेज इज डायरेक्टली, इस लॉ को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। पहले अब ये रेशियो की बात करें। v अपॉन i का जो रेशियो आया सब में 4 आया। मतलब क्या हो जाएगा? रेशियो कांस्टेंट। v and i is constant। सारे केस में तो क्या लिख देंगे? इन ऑल केसेस। और तीसरा और आखिरी रिजल्ट ये आया कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक डबल होता है तो दूसरा डबल होता है, एक ट्रिपल होता है तो दूसरा भी ट्रिपल होता है। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली करंट और सिंबल इधर लिखना होता हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू i। और ये जो v प्रोपोर्शनल टू i है यही तो है हमारा ओम्स का कानून, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ये है हमारा ओम्स लॉ। दिस इज फॉर द ओम्स लॉ। वैसे मैं ओम्स लॉ बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे सामने की जो पूरी एक्सपेरिमेंट है 3 मार्क में ही आती है। इसमें खाली
प्रोसीजर मैंने नहीं लिखी है प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन सेल लेंगे, देन यू विल फाइंड द रीडिंग ऑफ, आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, बाय टेकिंग वन सेल, ठीक है, वोल्टमीटर, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट and the current is 0.1 ampere which is indicated by the deflection of voltmeter and ammeter. Then now connect two cells, okay, now connect two cells in series and the voltmeter will show the deflection of 0.8 volt and ammeter will show the deflection of 0.2 ampere. Now connect the three cell, voltmeter will show the deflection of 1.2 volt and current will ammeter will show the deflection of 0.3 ampere. Same thing with the four cell also, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है, now take the ratio of voltage and current and also plot the graph of P versus I. ये आपकी प्रोसीजर है, ठीक है। 4 पॉइंट प्रोसीजर में शुरुआत ऐसे करेंगे, connect all the appliances as shown in the figure। पहला पॉइंट तो ये हो गया, फिर एक पॉइंट इसका, दो पॉइंट, 4 पॉइंट ये हो गए, तो एक और 4 5 पॉइंट आगे, गप्पे माने, जो किया वो लिखना है, कुछ याद नहीं रखना है, जो कर रहे हो वो लिखना है। पहले बता दिया है कि कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट एज शोन इन द फिगर। सेकंड, when one cell is connected, voltmeter shows the deflection of 0.4 volt and ammeter shows the deflection of 0.1 ampere। ऐसे करते करते 4 पॉइंट ये हो गए, 5 पॉइंट ये था, और छठा पॉइंट क्या बोलना है, छठे पॉइंट में बताना है कि now take the ratio of voltage and current, और ज्यादा बड़ा करना हो तो ये भी लिख दो। also 7 पॉइंट क्या लिखना है, now also draw the graph of V versus I। 7 पॉइंट की आपकी प्रोसीजर हो जाएगी, जो 6 पॉइंट में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट में तो मतलब जब ओल्ड सिलेबस अभी जो था उससे भी पहले वाला जो सिलेबस था, तब ये 4 मार्क में पूछा जाता था, लेकिन अब ये 4 मार्क में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसी बिकॉज ऑफ दिस इसको टुकड़ों में पूछ सकते हैं, जैसे कि सर्किट डायग्राम पूछ सकते हैं, कंक्लूजन पूछ सकते हैं, ग्राफ पूछ सकते हैं, ठीक है, ओम का लॉ पूछ सकते हैं, जो भी हम अभी बनाने वाले ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप सब लोग इस बार देख लो, फिर अगर डाउट है तो पूछ लो। ये डाउट इसके अंदर कोई स्टेप समझ में नहीं है ऐसा कुछ? चले आगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आ रहा है ओम्स लॉ, ठीक है। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ये ओम की एक्सपेरिमेंट थी, अब उसके बेस पे हम जो रिलेशन लाए V वर्सेस I, और इसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होगा। खाली कपड़े गिनाने हैं, ये तो हम कंक्लूजन लेके आए थे, अब उसको इंग्लिश के कपड़े गिनाने हैं थोड़े, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें मिर्च मसाले लगाने हैं ताकि पेपर चेकर को मजा आए थोड़ा, कि लड़का ने अच्छी तरह से भोग के पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हम भोगने के साथ समझेंगे भी सही। तो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो है ओम्स अंकल का कानून, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को तो आप जानते ही हो, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है, बराबर। मिर्च मसाला मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश के कपड़े पिला देते हैं, तो मस्त एक्सपेरिमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है।
अब ओम्स क्या बोलता है कि भाई वोल्टेज वर्सेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात सच है, लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई, हर चीज में कंडीशन अप्लाई होती है। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे लिखा होता है अप टू 50% डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन अप टू बहुत छोटा लिखा होता है ताकि लोगों को 50% डिस्काउंट देख के अंदर घुस जाए, ठीक है। अब यहाँ अंदर जाके आपको पता चलता है कि भाई 5% से डिस्काउंट स्टार्ट होता है और आप 5,000 की शॉपिंग करो तब जाके 50% मिल जाए। तो वैसा ही कुछ है, ओम्स में भी कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे कंडीशन वो है कि भाई जो फिजिकल कंडीशंस होती है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये बहुत चीजें मायने रखती है, ठीक है। तो मतलब जो एक एयर कंडीशन रूम में जो टेम्परेचर होता है, जैसे अगर आप एसी में बैठे हो, ठीक है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर वो कंडीशंस अगर मेंटेन रही तो ही मेरा लॉ सही है। वरना क्या होगा, मान लो वोल्टेज और करंट है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री 150 डिग्री के आसपास है, तो टेम्परेचर बढ़ने से की वजह से वोल्टेज और करंट की रीडिंग वेरी करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगी, ठीक है। एक 2 गुना बढ़ेगा तो दूसरा 2.25 गुना 2.5 गुना बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, यू नेवर नो। इसीलिए ओम्स क्या बोलता है कि भाई कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। इन डेफिनिट फिजिकल कंडीशन, इन डेफिनिट फिजिकल कंडीशंस, डेफिनिट फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब परफेक्ट होना चाहिए भाई। इन डेफिनिट फिजिकल कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट passing to the conductor is directly proportional to the potential difference। V का मतलब potential difference होता है ना, तो in definite physical condition electric current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across the conductor, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब I होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V होता है, मतलब बोलना यही चाहते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन ये कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये जो भी फिजिकल कंडीशंस होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या होता है तो देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू I। अब बताओ प्रोपोर्शनल को हटाना हो और इक्वल टू लगाना हो तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 9th में पढ़ा होगा। प्रोपोर्शनल को हटाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Constant. तो क्या होगा I R। R जो है हमारा जो R है कांस्टेंट, ठीक है, और R जो है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो वैल्यू आ रही थी ना V अपॉन R की, V अपॉन I की वो रेजिस्टेंस था। V अपॉन I क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था ग्राफ में, V अपॉन I का रेशियो निकाला तो क्या आ रहा था? कांस्टेंट आया था। तो V इज इक्वल टू, देयरफॉर R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V अपॉन I। V तो हम लेके आए थे, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, अब हमारा पूरा फोकस ओम से रेजिस्टेंस पे जा रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। तो रेजिस्टेंस जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज की होती है। क्या होती है वोल्टेज की? वोल्ट, ठीक है, अपॉन करंट की क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज अपॉन एम्पियर, वोल्टेज V होता है, एम्पियर A होता है। लेकिन मेहनत करने वाला कौन? एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन? Ohms. करने वाला कौन? किसको मिलेगा? ओम को मिलेगा। वोल्ट अपॉन एम्पियर का मतलब है ओम, और उसका सिंबल है ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा। देयरफॉर अगर कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। One ampere. चलो डिफाइन करो
डिफाइन 1 ओम। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? इफ 1 ampere current flows through the conductor and the potential difference across the conductor is 1 watt, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया। इफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through conductor is 1 ampere and potential difference का मतलब क्या होता है? V across conductor is 1 volt, then resistance is क्या हो जाएगा? 1 ohm। रेजिस्टेंस इज 1 ओम। और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, ये हाईवे है और ये क्या है? बम्ब। आगे ये रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज, आया सबको समझ में? ओम्स एक्सपेरिमेंट। Yes, sir. Join होना है? नहीं, रीजॉइन नहीं होना है। Okay, sir. ठीक है, कितना टाइम बाकी है? तो 4 मिनट। 4 minutes, sir. तो एक बार 4 minutes. 4 मिनट। एक बार इस टॉपिक को देख लो, अगर कहीं पे डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना फिर आज का पिक्चर पूरा करते हैं। Okay, sir. तो कल मैं लेक्चर नहीं रखने वाला, मैं 2 ही लेक्चर कर रहा हूँ अपने, मंडे और वेडनेसडे। हाँ, मंडे और वेडनेसडे, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 चैप्टर ही अलॉट किए हैं। मुझे 4 चैप्टर खत्म करने हैं।